नमस्कार साथियों। पिछले दिनों आरएस 2021 का परिणाम जारी हुआ। इस परिणाम में सैकड़ों युवाओं ने अपनी जगह बनाई। लाखों युवा हर वर्ष इस परीक्षा की तैयारी के लिए जयपुर, जोधपुर, राजस्थान के इन तमाम बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार ये चाहता है कि और ये उसकी उम्मीद रहती है कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। हमेशा सकारात्मक भाव से तैयारी करते हैं और अपने मेहनत और अपने जुझारूपन की बदौलत कुछ युवा इसमें सफल भी होते हैं। जो सफल होते हैं उनकी पृष्ठभूमि, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कई तरीके से आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का काम करती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वर्ष की आरएस की परीक्षा में 27वीं रैंक लाने वाले परमजीत जी। ये पेशे से आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और अच्छी रैंक के साथ इन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, पास किया। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनका सफ़र कैसा रहा, इस तैयारी को इन्होंने कैसे सफलतापूर्वक संपन्न किया और मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जो इन्होंने इस सफ़र के दौरान फेस की और उनको कैसे टैकल करते हुए यह अंतिम लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। परमजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा टीवी पर सबसे पहले, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको थैंक यू इस सर। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये दिमाग में आपके सबसे पहले कैसे आया और उसके बाद ये कारवां कैसे आगे बढ़ा? सर, एक बचपन से ही एक सपना तो था कि सिविल सर्विसेज की तरफ कभी न कभी जाना है। लेकिन एक्चुअल अगर मैं कहूँ तो 2016 में जब मैं जालोर में पोस्टेड था एक बार मेडिकल ऑफिसर के रूप में, और वहाँ पर सीएमएचओ साहब और कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग थी। तो जब डीएम साहब और एसडीएम साहब जिस तरह से उनकी जो मैंने कार्यशैली देखी, तो वहाँ से सर मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं भी उस पद तक जा सकता हूँ, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मेरे अंदर एक पोटेंशियल है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, अपने परिवार में चर्चा की, मेरे एक मेंटोर हैं उनसे मैंने बात की। तो इन सभी फैक्टर्स को फिर मैंने तैयारी में स्टार्ट करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे तैयारी करके फिर मैं 2018 में मेरी 753वीं रैंक थी और 21 वाले में सर मेरी 27वीं रैंक है। तो ये आपका तीसरा, अगर हम देखें तो तीसरा अटेम्प्ट था? हाँ सर, अगर ओवरऑल अटेम्प्ट देखें तो तीसरा था, सीरियसली कहा जाए तो सर सेकंड अटेम्प्ट था। थोड़ा सा अपने दर्शकों को पारिवारिक आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, एजुकेशन की जो आपने कहाँ कहाँ से ली, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर, मेरा अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो वैसे तो मैं मूल रूप से पाली के आहुआ गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी जो पारिवारिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो वहीं पास में एक गांव था जोजावर गांव, वहाँ से हुई है। क्योंकि वहाँ पे फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में पटवारी थे, तो वो वहीं रहते थे, तो हम तीनों भाई वहीं रहते थे उनके साथ में ही। तो हम तीनों भाइयों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जोजावर गांव के सरकारी विद्यालय से ही हुई है, और 10वीं तक की जो परीक्षा थी हमने सरकारी विद्यालय से पास की, और फिर हम लोग यहाँ पर जोधपुर में आ गए। और फिर सर क्योंकि मैं डॉक्टर बनना भी चाहता था शुरुआत में, तो डॉक्टर की तैयारी करने के लिए फिर मैं यहाँ पर आया था, और फिर उसके बाद में मैंने 1-2 साल मैंने कोटा में भी तैयारी की, प्री मेडिकल टेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली सर उसमें कुछ मार्क्स कम रह गए थे, तो फिर मुझे आयुर्वेद मिला, और आयुर्वेद BA MS कोर्स करने के बाद फिर मेरा गवर्नमेंट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन हो गया था, और चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते रहते ही सर मेरी तैयारी शुरू की और ये पढ़ाई कर पाया सर। तो आपने जॉब के दौरान ये तैयारी शुरू की, कितना डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि कई सारे युवा जो जॉब करते हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है और कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको? डेफिनेटली सर, एक चैलेंज तो है, जॉब के साथ आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन सर मैं क्या करता था कि जैसे मेरा जो चिकित्सालय का जो समय होता था 8 से 2 या 9 से 3, तो मैं उस समय को छोड़ करके जो 4 बजे से का जो समय होता था वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करता था, और 4 बजे से लेकर के एक फ़र्स्ट राउंड 8 बजे तक का, और उसके बाद में सर वापस से 9 बजे से लेकर के रात के 1-1:30-2 बजे तक सेकंड राउंड। तो ये मेरी जो पढ़ाई थी सर वो लेट नाइट तक चलती थी, बिकॉज ऑफ दिन में मुझे समय नहीं मिलता था। तो मैं अपने स्टडी आवर्स को ऐसे अरेंज करता था कि मुझे लेट नाइट भी अगर जगने का मौका मिल जाए तो मैं ये पढ़ाई कर पाया सर। आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, इस एग्ज़ाम में कई ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जिनकी अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है, कई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब की भी होती हैं, अच्छा
पैकेज पे काम करते हैं, तो उसके मुकाबले कितना बड़ा चैलेंज रहता है एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और वो भी सरकारी विद्यालयों में? हम सब जानते हैं कि कैसी स्थितियां हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है? सर सरकारी विद्यालयों में एक हालांकि सर हमें तो हमारा जो माहौल था वहाँ पे एक सरकारी विद्यालय में हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय थे वो सर इतने स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे कि हमें शुरुआती जो हमारी जो एक फाउंडेशन थी वो सर उन्होंने वहीं रख दी थी। तो उस समय भी सर हमारे जीके के क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे सरकारी विद्यालयों में, बाल सभाओं का आयोजन होता था। तो वहाँ से सर हमने लीडरशिप स्किल्स सीखे। पब्लिक स्पीकिंग का जो होता है वो अखबार जो है वाचन करवाते थे स्टेज पर बुला करके। तो पब्लिक स्पीकिंग का सर एक वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत वहाँ से एक्सपीरियंस लिया। तो हमें तो सर सरकारी विद्यालयों में कभी ये नहीं लगा कि हम कभी पीछे रहे। लेकिन हाँ सर थोड़ा तो रहता ही है, क्योंकि आप जितना सोचते हो सारी की सारी फैकल्टीज तो वहाँ पे नहीं होती है। तो इस वजह से सर, लेकिन सर एक चैलेंज के रूप में इसको लेकर के अगर सरकारी विद्यालय का छात्र भी अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो वो एक शहरी छात्र के बराबर आकर के उसको बिल्कुल सर कंपटीशन दे सकता कम्पीट कर सकता है अगर मेहनत, लगन और अपना जुझारूपन दिखाए, आत्मविश्वास दिखाए तो उस लेवल तक आ सकता आ है। सकता है सर, डेफिनेटली आ सकता है आपने अभी मेंटोर का जिक्र किया, आपके मेंटोर कौन रहे और मेंटोर की कितनी बड़ी भूमिका होती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, सर। 3 स्टेजेस होती हैं, 3 चरण होते हैं, हर चरण पे अनिश्चितता होती है, थोड़ा सा डर होता है इसके कारण। तो एक मेंटोर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? सर मेरे जो मेंटोर हैं वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जोधपुर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोहर सिंह जी राठौड़ सर हैं। उन्होंने सर मेरी इस पूरे प्रोसेस में मुझे हर वक्त जो है हमारी परफॉर्मेंस को उन्होंने गाइड किया। और जहाँ पे भी सर हम पीछे थे उन्होंने पर्सनली हमको गाइड करके और हमारी जो कमज़ोरियाँ थी उनको ठीक करके और हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसको सामने रख करके हमसे वो परफॉर्मेंस उनसे निकलवाई उन्होंने। और प्री मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर सर उनका बहुत ही क्लोजली उन्होंने वॉच किया पूरी परफॉर्मेंस को। और आज सर मैं अगर इस रैंक पर पहुंचा हूं तो उनमें सर उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, थोड़ा सा नर्वसनेस आपको भी फील हुआ होगा। इसको टैकल कैसे करते हैं फिर आप एक कैंडिडेट के तौर पर, जब आपको बार बार ये देखते हैं कि अब प्री हो गया, चलो अब मेंस है, मेंस में इतना सारा सिलेबस है, थोड़ा सा नर्वसनेस, फिर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू को कैसे फेस करें? तो इन सब ये जो चैलेंजेस हैं इसको एक कैंडिडेट के तौर पर कैसे टैकल करते हैं? सर जितना भी ये जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू जैसे आपने बताया तो हर चरण की अपनी एक अलग रणनीति होती है, एक अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें सर फैक्चुअल आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ती है। तो आप कुछ ऐसा एक अपना ग्रुप सर्किल बना सकते हो जिसमें 2-3 दोस्त हों, उनके साथ आप जो चीज़ें याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिक्स जो है वो बना सकते हो। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ो तो कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। मेंस के लिए सर वापस से अलग स्ट्रेटजी होती है। मेंस में आपको बहुत क्लोजली आंसर राइटिंग्स करनी पड़ती है, खूब सारा लिखना पड़ता है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और किसी भी सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी को, सिलेबस को सामने रख करके और सिलेबस के जो जो पॉइंट्स हैं उनको लिखने का पूरा पूरा अभ्यास कीजिए। ये कम से कम अभ्यास आपको 2-3 बार करना है और सिलेबस को भी कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार पूरा रिवीजन आपका होना चाहिए। ये करने के बाद मुझे लगता है सर नर्वसनेस का कोई स्कोप नहीं रहता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती है। नर्वसनेस आती है डेफिनेटली, मुझे भी सर जब मैं जीएस पेपर 1 अटेंड कर रहा था तो मिड ऑफ दी जो 3 घंटे होते हैं, 1 घंटे के आसपास मुझे लग रहा था कि मैं कहीं न कहीं लैग तो नहीं कर रहा हूँ। उस समय सर थोड़ा सा आप एक 20-25 सेकंड का पॉज़ ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं और वापस से अपने आप को रीसेटल करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि प्री की अलग तैयारी होती है, मेंस का अलग तैयारी करने का समय होता है। कई लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटेड भी होता है सर। तो इसकी वास्तविकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो यही कहूँगा सर इंटीग्रेटेड तैयारी ही होती है। आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती वर्षों में कंजूसी ना करें पढ़ाई में। एनसीईआरटीज़ हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ पढ़ें और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी दोनों करनी चाहिए। हम होता क्या है सर कि कभी काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई में कंजूसी कर लेते हैं, कोई शॉर्ट नोट्स कहीं मार्केट में मिल रहा है तो वो उठा करके वो रटना शुरू कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है सर कि हमारी जो तैयारी में जो डेप्थ है, जो गहराई है वो नहीं आ पाती है। और इसमें सर अगर इस एग्ज़ाम में अगर आप गहराई के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं और पूरा 360 डिग्री अगर किसी मुद्दे पर आपकी समझ अगर डेवलप करते हैं तो मुझे लगता है सर वो प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। एनालिसिस की आपने बात की, अब जैसे मेंस की बात करें हम तो उसमें कई सारे इश्यूज़ पे एनालिसिस डिमांड करती है। तो अगर हम राजस्थान के
परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ उतना अवेलेबल नहीं है मटेरियल। अगर हम बेसिकली न्यूज़पेपर की बात करें तो उसका आपका क्या सोर्स रहा, कहाँ से आपने ये एनालिटिकल अप्रोच डेवलप किया, सोर्सेज क्या थे? सर सोर्सेज तो जो भी आपका जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ेद है, एक तो वहाँ से आपको सोर्स मिल जाता है, और दूसरा सर ये था कि मैंने एनसीईआरटीज़ को बार बार पढ़ा। उसके बाद सर मैंने स्टेट बोर्ड्स की सारी सारी बुक्स को पढ़ा, ऑथेंटिक्स बुक्स को पढ़ा, और अपना खुद का एक पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाए जो कि इतने ज़्यादा शॉर्ट थे कि वो अगर मुझे मेंस एग्ज़ाम्स में अगर बीच में जो 2 घंटे का जो समय मिलता है, तो मेरा ये टारगेट था कि सर 2 घंटे में भी मेरा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए, कम से कम एक बार या 2 बार। तो मैंने शुरुआत से ही सर वही फोकस रखा कि मेरा पूरा पूरा जो कंटेंट है वो मेरा पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। और उसमें सर मैंने अगर मान लीजिए मैं किसी टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर वो क्वेश्चन मेरा छूट गया है, तो उस क्वेश्चन को भी सर मैं वहाँ पे स्टार करके अलग से पॉइंट्स बना करके उसको लिखता था, ताकि मेरा एक भी क्वेश्चन जो है सिलेबस का एक भी पॉइंट है वो मिस नहीं हो। इंटरव्यू कैसा रहा आपका, क्या क्या क्वेश्चंस थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर इंटरव्यू मतलब मैं कहूँगा कि औसत रहा था, क्योंकि संजय सौत्री सर का बोर्ड था, तो एक परसेप्शन ऐसा बन गया था कि सौत्री सर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो आईपीएस रिटायर्ड हैं, तो उनका पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मतलब एक इंटेरोगेटिव वे में होता है। तो मेरे शुरुआती 5 या 7 मिनट थोड़े टफ रहे थे, वो थोड़े से उन्होंने बहुत ग्रिलिंग क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन सर आते आते इंटरव्यू की एंडिंग तक आते आते मैंने अपने आप को पूरा कूल और कंपोज रखा था, और मैंने यही सोचा था कि शायद ये अगर मुझसे टफ सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे अपना जो है कूल जो है अपना पूरी जो व्यक्तित्व है वो स्थिर रखना है। तो सवाल बीच बीच में सर थोड़े टफ भी थे, जैसे एक मेरे जो कोर मेडिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस थे मेन, तो उसके अलावा सर अपने एक जो ऑनरेबल फैकल्टी थे उन्होंने शायद पूछा था कि भाई आप मेडिकल फील्ड छोड़ के अब मान लीजिए आपको आरपीएस मिलता है, पुलिस मिलती है, सर्विसेज मिलती है, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, एक पेशेंट को और एक क्रिमिनल को डील करने में क्या अप्रोच की डिफरेंस होती है। और एक फैकल्टी ने सर मुझसे पूछा था कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, जे एंड के इशू क्या है, नए राज्यों का गठन कैसे होता है, आर्टिकल 3, फिर इसराइल पैलेस्टीन इश्यूज़ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक तो सर करंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपकी जो फाउंडेशन है उसमें भी आपकी गहरी समझ होनी चाहिए, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, एथिक्स है, इसके अलावा सर आपके ये अपना पॉलिटिकल जो साइंस है, इकोनॉमी है, इनके ऊपर भी आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए इंटरव्यू में। अ, मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। बचपन कैसे रहा, कैसे बीता, क्या थोड़ा सा चंचल स्वभाव था, या डांट फटकार पड़ती थी माता पिता से या सर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे? सर कैसा लकीली था बचपन? चंचल तो सर मैं था, लेकिन लकीली सर पढ़ाई भी कर लेता था, तो हम्म, डांट तो नहीं पड़ी कभी, हम्म, और डांट का कभी मैंने अवसर भी नहीं दिया। और कोशिश मेरी यही रहती थी सर शुरुआत से कि मैं अच्छा पढूं, अच्छा अपने आप को प्रूव करूं। और बस सर यही था कि पढ़ाई करते थे, और उसके बाद सर क्रिकेट बहुत खेलता था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था शुरुआत से ही। तो मुझे याद नहीं है सर कि मैं कभी किसी छुट्टी के दिन घर पे हूँ। तो हमारी खुद की एक टीम होती थी, और हम एक जो गांव से दूसरे गांव की जो टीम खेलती है, अभी भी जब ये कल्चर है, तो हम हमारे समय में भी सर एक गांव की दूसरी गांव से मैच होते थे, और हम तो दिन भर सर खेलते थे उसमें। अभी भी कभी खेलने का मौका मिले तो खेलते हैं? बिल्कुल सर, मैं मेरे को जब भी मौका मिलता है, अभी सर दिवाली के अवसर पर भी हम 4-5 भाई थे, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे उस दिन भी खेल मिलकर। अच्छा, आपने बताया आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो कभी गवर्नमेंट सर की क्या अप्रोच है, सर उनकी क्या स्कीम्स हैं, इनके ऊपर कितना डिबेट डिस्कशन होता है एक पेरेंट्स के साथ? सर क्योंकि फादर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही थे, तो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, इन सबका घर पे आना जाना उस समय भी होता था जब छोटे थे। तो एक मैं जैसे मैंने बताया था, स्वाभाविक जो आकर्षण था सिविल सर्विसेज के प्रति, वो तब से ही थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया था। क्योंकि जो एसडीएम साहब आते थे, जब फादर मिलवाते थे कि बच्चा है सर ये ठीक ठाक है पढ़ाई में, तो वो भी इंटरेक्ट करते थे। एसडीएम साहब भी कहते थे भाई बड़े होके क्या बनना चाहते हो, या कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, बताओ देखे। तो उनसे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन कभी कभी होता था बचपन में, जब 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में होते थे। तो वो भी सर उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। और फादर चूँकि मतलब वेल टू डू थे, उन्होंने सर हमें कभी कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं आने दी। तो जब भी डिस्कशन होता था तो सर बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन होता था, और आज भी सर डिस्कशन होता है तो हम बहुत मतलब ओपन जो एक माइंड होता है उसके साथ डिस्कस करते हैं सब चीज़ों। अ, इतना लंबा सफ़र रहा, आप शादीशुदा भी हैं, अ, पत्नी का कितना बड़ा रोल रहा आपके इस पूरे सफ़र में? सर पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक पत्नी के साथ
पत्नी ही जानती है कि एक पति जो है वो जब पढ़ाई कर रहा होता है तो इससे उसको पति को तो मोटिवेट करना ही है, साथ में उसको पति के द्वारा जो काम किए जाने वाले हैं उनको भी कट करके खुद को करने होते हैं। तो पत्नी का तो सर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, और उन्होंने सर बहुत सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि आरएस की जो तैयारी होती है वो एक लंबा सफ़र है, एक अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट में 5 साल भी लग सकते हैं। तो इस लंबे समय तक उन्होंने पूरा पेशेंस रखा, मुझे पूरा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो उनका सर मैं योगदान बहुत बड़ा समझता हूँ सर। आपका तीसरा अटेम्प्ट था, बीच में एक बार आपका नहीं हुआ, फिर दूसरी बार थोड़ा सा रैंक बिलो आया, तो कभी ऐसा लगा कि अब मैं इसको ड्रॉप कर दूं, बड़ा लंबा चैलेंजिंग दौर है, क्या ऐसा कभी थॉट आया दिमाग में? सर ऐसा छोड़ने का तो थॉट कभी नहीं आया, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं पूरी प्रोसेस में। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार उसका हो गया जो जिसको वो मेरे से कम मार्क्स लाता था या मुझसे एवरेज था पढ़ाई में, तो ऐसे थॉट्स तो आते हैं। लेकिन सर वही है कि आप कहते हैं ना सर, एवरी सेटबैक इज़ द सेटअप फॉर कम बैक। तो जब आपको फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में तो वो एक अवसर होता है कि आप अपनी जो कमियां हैं उसको ठीक करके और वापस से बाउंस बैक करो। फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? अंडर 50 सर 27, बहुत बढ़िया रैंक। फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके दिमाग में और फैमिली की तरफ से? सर फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसा लगा सर कि जैसे मतलब एकदम से मैं चीखा ज़ोर से कि मैं आरएस बन गया हूँ। और फिर मैंने मेरे मदर को और फादर को बताया कि मैं आरएस बन गया हूँ, मेरी 27वीं रैंक आई है। तो कुछ देर तक तो सर एकदम वो कहता ना कि आंसू और एक खुशी और एक जो आंसू होते हैं उसका एक मिक्स इमोशन सा था। कुछ देर तो सब लोग एकदम चुप से हो गए थे। फिर धीरे धीरे कॉल आने शुरू हो गए तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था सर वो। फिर कॉल्स ने और ज़्यादा माहौल बढ़ा दिया कि खुद से तो सर होता है, लेकिन जब सामने वाले कॉल करते हैं तो और ज़्यादा रियलाइजेशन होने लग जाता है। अब परिवार में कितनी बड़ी इंस्पिरेशन, अब जो नई जनरेशन देख रही है, कितना असर पड़ा है आपके इस सिलेक्शन के बाद? सर सिविल सर्विसेज में जब सिलेक्शन होता है तो ये तो मैंने महसूस किया है कि जो समाज में के प्रति आपका जो परसेप्शन है वो एक अलग हो जाता है। आपको दुनिया एक अलग नज़रों से देखती है, एक सम्मान का जो एक स्तर होता है वो बढ़ जाता है। पहले आप थे सर्विस में, मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी था, लेकिन अभी जो पिछले 10 दिनों से मैं अनुभव कर रहा हूँ वो एक अलग, काफ़ी अलग एक एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है सर कि अगर मेरे अच्छा करने से मेरे मेरे आसपास के लोग, नॉट जस्ट फैमिली, अगर आसपास के लोग, मेरे मित्र या फिर मेरे डिपार्टमेंट के लोग मोटिवेट होते हैं तो मुझे लगता है सर कि एक बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है सर। अब सर्विस में आप आएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, अच्छी रैंक है, सर क्या आपकी प्रायोरिटी रहेंगी, प्राथमिकता रहेंगी जहाँ भी आप सर्विस करने जाएंगे? सर प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं सबसे पहले तो फील्ड जब भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी तो जो मेरा क्लोज स्टाफ है, मेरा जो जैसे एसडीएम ऑफिस के रूप में जो मेरे कार्मिक, जो मेरा सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी मैं प्राथमिकताओं का ध्यान रखूं। जैसे काफ़ी बार होता है कि महिलाओं के लिए शौचालय वगैरह तक नहीं होते हैं, या होते हैं तो ऑपरेशनल नहीं होते हैं। इस बेंच पर बैठने की जो व्यवस्थाएं नहीं होती है, या फिर ढंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इश्यूज़ होते हैं, टेबल कुर्सियाँ भी ढंग की नहीं होती। तो मेरा सर पहला एम यही रहेगा कि मेरी जो बिल्कुल नज़दीकी स्टाफ है वो उनको सारी सारी सुविधाएं मिले। और उसके बाद में जो क्षेत्र विशेष की जो जनता है उनको उनकी जो फील्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो आइडेंटिफाई करके और उनके ऊपर सर काम करने का प्रयास करूँ। तो ये थे परमजीत जी, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। 27वीं रैंक इन्होंने हासिल की है आरएस 2021 की परीक्षा में। और इन्होंने जो मोटी मोटी बात ये कही है कि आपके मेंटोर की भूमिका बहुत बड़ी होती है इस पूरे दौर में, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप किन किन पुस्तकों का चयन करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो मेंस होता है एग्ज़ाम, उसका राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत ही शॉर्ट नोट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है रिवाइज करने के लिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि काफ़ी दुनिया बदल जाती है, इमोशंस होते हैं। कुछ कुछ मैं अगर रिलेट कर पा रहा हूँ, जो 12th फेल मूवी आई थी और उसका जो आखिरी सीन था, कमोबेश वैसा ही रिएक्शन रहा होगा सर? सर मैंने मूवी तो अभी तक मुझे अवसर नहीं मिला है देखने का, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं सर हो सकता है लगभग वही सीन हाँ, होगा। तो ये जो दुनिया है काफ़ी बदल जाती है। बहुत प्रतिष्ठित सेवा होती है ये जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, इसमें जब आरएस एसडीएम बनते हैं, आरपीएस में आप ज्वाइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पे भी पड़ता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के भी पड़ता है। और जहाँ आप कार्य करते हैं, अगर जॉब में हैं, तो जो आपके कलीग्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के द्वारा आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी, और वो तमाम लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो
पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको एक ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि यह लगातार हमारा तीसरा इंटरव्यू है जहां से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे इस एग्ज़ाम को पास किए हैं और अच्छी रैंक के साथ पास किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो सरकारी विद्यालयों की बात होती है कि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है, वो एक मिथ जरूर टूटा होगा इन लगातार 3 इंटरव्यूज़ के बाद। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, युवा टीवी।